यह लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका अगला वीडियो क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 4 का अगला वीडियो है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो फर्स्ट है, श्रृंखलन गुण क्या होते हैं? तो कार्बन के परमाणु संयोजक बंधन द्वारा आपस में सहयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस प्रवृत्ति को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन के परमाणु संयोजक बंधन द्वारा आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कार्बन में उपस्थित इस प्रवृत्ति को कार्बन का श्रृंखल गुण कहते हैं। दूसरा है, एलिफैटिक यौगिक क्या है? तो यह कार्बनिक यौगिक वह कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, उसे एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। उसे हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। तीसरा नंबर है, क्रियाशील समूह क्या है? क्रियाशील समूह क्या है? तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह, किसी कार्बनिक उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। जैसे C2H5OH में -OH क्रियाशील समूह है। ठीक। दूसरे शब्दों में किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में दो भाग होते हैं। एक भाग मूलक या ग्रुप कहलाते हैं। एक समूह अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसी समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यह एक क्रियाशील समूह कहलाता है। क्रियाशील समूह कहलाता है। चौथा को कार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक क्यों है? और कार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है? कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला चयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। इस उपस्थित गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी। इसी गुण के कारण कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या अत्यधिक है। कार्बन के अतिरिक्त किसी भी तत्व के परमाणु में परस्पर संयुक्त होकर ऐसी श्रृंखला बनाने की क्षमता उतनी नहीं पाई जाती है जितनी कार्बन में पाई जाती है। अतः वो कार्बनिक यौगिक की अपेक्षा कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक होती है। संख्या अधिक होती है। 5वां नंबर है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है, ये बताना है, भेद बताना है। तो कार्बनिक यौगिक में एक क्वथनांक और गलनांक, इसका गलनांक और क्वथनांक और कार्बनिक यौगिक से कम होते हैं। और वो कार्बनिक यौगिक रंगीन होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, निकेल, यौगिक रंगीन होते हैं। उच्च ताप पर यह अपघटित होता है। ये बहुत उच्च ताप पर अस्थायी रहते हैं। ठीक। तीसरा नंबर, इनमें समवायता का गुण अधिक पाया जाता है और इनमें समवायता का गुण कम पाया जाता है, इसमें अधिक पाया जाता है। ठीक। 6वां नंबर, ऐसा संयोजक यौगिक क्या होते हैं? कार्बन परमाणु स्थायित्व को कैसे प्राप्त करता है? जब दो परमाणु अपने 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच स्थित बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इस प्रकार निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं।
इस प्रकार निर्मित यौगिक संयोजक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु की बढ़वत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और हाइड्रोजन का अणु बनते समय हाइड्रोजन के दोनों परमाणु अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा निम्न रूप से करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं आज सिंगल बॉन्ड का, परमाणु अपने स्थायित्व के लिए अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम परमाणु का स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। कार्बन परमाणु अस्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक। 7वां नंबर में समावयवी क्या है? तो वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक नया इसका पुराना बस भिन्न भिन्न होता है, ऐसे समावयवी नहीं सोमेश का। ऐसी घटना को समावयवता भी कहते हैं। उदाहरण में कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन को 2 समावयवी है एथिल एल्कोहल डायमेथिल एथर। सिस ट्रांस समावयवता क्या होती है? द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं का मुक्त घूर्णन फ्री रोटेशन नहीं हो पाता जिससे 2 ज्यामितिक समावयवी संभव हो पाते हैं। वैसे समावयवी जिनमें 2 समान द्विबंध के एक और स्थित हो उसे सिस समावयवता कहलाता है। जिसमें 2 समान समूह द्विबंध विपरीत दिशा में स्थित हो तो उसे ट्रांस या समावयवता कहलाता है। ट्रांस या समावयवता कहलाता है। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? शुरू में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। ठीक, जिसे हम जीवन शक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, बर्जिलियस ने 1815 में सिद्धांत दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत। लेकिन कालांतर में इस धारणा का भी अंत हुआ जब बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया था। ठीक, जिसमें कि 10 लाख से ज्यादा ऊपर कार्बनिक यौगिक बनाए जा चुके हैं। 10वां नंबर, हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अंतर पड़ने का कारण क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने होते हैं। कार्बन के परमाणु से बने होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के परमाणु को परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है जिसमें दृढ़ त्रिवियम संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का बंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर होता है जिसे हम षष्ठकोणीय व्यूह का मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षष्ठकोणीय तत्व एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इसके हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुण का अत्यंत रासायनिक गुण धर्म एक समान होते हैं। 11 नंबर है कार्बनिक यौगिक के स्रोत क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक के स्रोत क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम और कोयला है और यह पेड़ पौधे होते हैं। कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। बर्जिलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। 1815 में जीवन शक्ति सिद्धांत दिया था कौन? बर्जिलियस ने, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है।
जब बोहलर प्रयोगशाला में यूरिया कार्बन यौगिक का संश्लेषण अमोनियम साइनेट वो कार्बनिक यौगिक को गर्म करके किया, बाद में कोल्वेनेट अम्ल और बर्थेलो ने मिथेल का संश्लेषण किया था। मिथेल का संश्लेषण बर्थेले और कोल्वे ने एस्टिक अम्ल का अब तक 1 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। लंबाजे के प्रयोग द्वारा दिखाया कि कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस, गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं। इनमें कार्बन सर्वदा विद्यमान होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक के बहुत सारे स्रोत होते हैं जिनको तरह तरह के प्रयोग कर प्राप्त किए जाते हैं। और कार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक कैसे बनाए जाते हैं? कार्बनिक एल्युमिनियम क्लोराइड से मीथेन, इसको गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 कार्बन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को स्टीलिन से गर्म किया गया, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड से फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तेरह नंबर है, निम्नलिखित में एल्कीन चुने तो C2H4 एल्कीन है। एल्कीन की जांच की एक विधि को बताना है। एल्कीन के जांच की विधि को एल्काइन को CCl4 जल में घुलित ब्रोमीन जल के पीले विलयन को रंगीन बना देता है। कार्बनिक यौगिकों का संतृप्तता परीक्षण करने के लिए पीला विलयन रंगीन ठीक, बस पढ़ लेना एक बार। एथेनॉल को इसमें कैसे किसको बनाते हैं? एथेनॉल बनाने की विधि है व्यापारिक विधि। एथेनॉल अल्कोहल को चीनी और स्टार्च के किण्वन द्वारा बनाते हैं। एथेनॉल को चीनी के सूत्र जल में इन्वेस्ट करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। और एथेनोइक अम्ल को बनाने से प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल एथेनोइक अम्ल बनाता है। तो एथेनॉल से पोटेशियम परमैंगनेट एथेनॉल से लेकर एथेनोइक अम्ल बनाता है। एथेनॉल पीने से कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है? नहीं, दारू पीने यानी शराब पीने से क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अधिकांश मात्रा उपयोग एल्कोहलिक पेय यानी शराब के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल में टिंक्चर आयोडीन कफ सिरप टॉनिक बनाने में किया जाता है। थोड़ी मात्रा में अल्कोहल पीने से नशा होता है। अल्कोहल को लगातार सेवन से इंसान अगर थोड़ा पीने से ये नशा होगा, लेकिन अगर हम शराब को ज़्यादा इस्तेमाल करते रह जाएंगे लगातार सेवन करने से इसका आलस्य, मानसिक व्याकुलता, मूर्छा आती है। और इसके अलावा मनुष्य अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। इसलिए शराबी इंसान को पता नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो मानसिक संतुलन खो देता है क्योंकि इसमें एथेनॉल पाया जाता है। ये एक तरह से मानव जहरे है। सिरका क्या है, उसका उपयोग बताना है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एस्टिक अम्ल होता है। ठीक, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एस्टिक अम्ल है और 6 से 8% तनु एस्टिक अम्ल को सिरका कहते हैं। इसका उपयोग अचार में बनाने में रक्षक रूप में होता है। इसका एस्टिक अम्ल को सिरका का उपयोग अचार बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक, 18 नंबर है वनस्पति तेल और वसा क्या होता है? तो वनस्पति तेल और वसा उच्च बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर से बनते हैं। उच्च बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। साबुनीकरण क्या होता है? वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन एवं ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। साबुनीकरण कहलाता है।
अगला है साबुन क्या है? साबुन उच्च बसाम्ल सोडियम के लवण होते हैं तथा आयनिक होता है और इसका स्टीरेट आयन का सूत्र हो जाएगा। साबुन कैसे बनते हैं? तो वनस्पति तेल या वसा फैट सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने से साबुन बनता है। ठीक, एक एस्टर का नाम बताया जो एस्टर का गंध कैसा होता है? एथिल एसीटेट एक एस्टर है, इसका गंध फल जैसा मीठा होता है। एथिल एस्टर एक एस्टर है जिसका गंध फल जैसा मीठा होता है। एरोमेटिक यौगिकों की जांच कैसे की जाती है? नेफ्लेथिन एरोमेटिक यौगिक की गोली या एरोमेटिक यौगिक के चूर्ण को तावे के पत्थर पर रखकर बर्नर के प्रकाशहीन लौ में गर्म करें। इसके बाद बर्नर की लौ का निरीक्षण करें। बर्नर कालिक युक्त पीले लौ के साथ जलती है। स्टेरेट आयन का सूत्र कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 C+O है। हाइड्रोकार्बन भाग इतना अध्रुवीय होता है जिसे हम पुछल्ला कहते हैं। वह भाग तेल या गिरी से एक हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है। इसका शीर्ष C+O ध्रुवीय होता है जो जल के अणुओं से संयोजित होकर कोलाइड आकर के बनते हैं जिसे हम मिसलेस कहते हैं। मिसलेस के प्रत्येक कण चारों ओर से ऋण आवेश साबुन के आयनिक शीर्ष से घिर जाते हैं, एक दूसरे को विकसित कर जल में निलंबित हो जाते हैं ताकि ये साफ होने वाले वस्तुओं से चिपक न जाए। कपड़े धोते समय कपड़े की मैल हाथ से मलने अथवा ब्रश द्वारा रगड़ने से मिसलेस के रूप में कपड़ों को तुरंत छोड़कर जल में निलंबित हो जाते हैं। अगला है सममूलक श्रेणी क्या होता है? समजातीय श्रेणी को सममूलक श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी को सममूलक श्रेणी कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए हम उसे कई भागों में बांटता है जिसे हम समजातीय या सममूलक श्रेणी कहते हैं। इनके प्रत्येक सदस्य सममूल समजात कहलाते हैं। इनके प्रत्येक सदस्य समजात और सममूल्य कहलाते हैं। श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत यौगिकों का अनुसूत्र CH2 का अंतर होता है। सममूलक के श्रेणी में सभी यौगिकों को एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। इस श्रेणी के सभी यौगिकों का क्रियाशील मूलक उपस्थित रहने के कारण उनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। एक श्रेणी विशेष के सभी सदस्यों को बनाने की विधि समान होती है। जीवाश्म ईंधन क्या है? अगला क्वेश्चन। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ठीक, पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक जो पेड़ पौधा, जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बड़े आकार वाले पेड़ पौधों से कोयला बनता है। बड़े पेड़ पौधे आकार से कोयला बनता है, जबकि छोटे छोटे पौधों के जानवरों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। छोटे छोटे पौधे और जानवरों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है और बड़े पेड़ पौधे और जानवरों की मिट्टी, बालू, चट्टान से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। 27 नंबर है सहसंयोजी और यौगिक के
विद्युत के हीन चालक कुचालक क्यों होते हैं? तो है संयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका कारण है कि उदासीन अणुओं से बने होते हैं, आयनों से नहीं। या पिछली या जलीय विलयन की अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए विद्युत का कुचालक होते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज, यूरिया, एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका रासायनिक यौगिक का नाम लिखें, वो का उपयुक्त है प्रोपेनॉन का सूत्र है। प्रोपेनॉन मोनोनॉन है ये। उस गैस का नाम लेके जो सोडियम कार्बोनेट पर एथेनोइक अम्ल डालने से उत्पन्न होती है। इस गैस की उपस्थिति कैसे सिद्ध करना? सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक अम्ल के डालने से फटफटाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस गैस की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए हम एक जलती हुई मोमबत्ती का कार्बन डाइऑक्साइड के पास ले जाते हैं। हम पाएंगे कि मोमबत्ती और अधिक तेजी से जलने लगती है। कभी कभी असावधानी के कारण आग भी लग जाती है। इस गैस का हमें आसानी से पता चल जाता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है, कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन यानी लफवाजे जीवन शक्ति का सिद्धांत किया है, जिसका अंत कैसे हुआ? लफवाजे ने प्रयोग से बताया कि कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस, गंधक कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं। इनमें कार्बन सर्वदा विद्यमान होते हैं। इस आधार पर कार्बनिक के यौगिकों का कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा गया है। लगभग सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन और इनके व्युत्पन्नों का रसायन है। इसका जीवन शक्ति क्या है? तो शुरू में कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते थे, किंतु ऐसा संभव नहीं है। बर्जिलियस ने 1815 में एक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन के शक्ति द्वारा होता है। इसे जीवन शक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन कालांतर में इस धारणा का भी एक अंत हुआ, जब बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किया। अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया, जो कि 10 लाख से ज्यादा ऊपर कार्बनिक यौगिकों बनाए जा चुके हैं। अब कार्बनिक यौगिक के स्रोत और उनके महत्व को लिखना है। बस इसका सब एक एक लिख के याद कर लेना, बाकी मैं इम्पोर्टेंट में टिक मार दूंगा। कि कार्बनिक यौगिक का स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला और पेड़ पौधा में होता है। शुरू होती थी किसी कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते थे। कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। बर्जिलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस ने 1815 में दिया, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा दिया। लेकिन इस धारणा का अंत बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण अमोनियम साइनेट और कार्बनिक यौगिक को गर्म करके किया था। बाद में कोल्बे ने एस्टिक अम्ल और बर्थेले ने मेथेन का इस्तेमाल किया था। एस्टिक अम्ल ने बर्थेले और मेथेन, कोल्बे ने एस्टिक अम्ल का और बर्थेले ने मेथेन का संश्लेषण किया। 1 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। लफवाजे द्वारा दिखाया गया कि कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
गंधक कुछ धातुओं संयोग से बने होते हैं जो कि विद्यमान होता है। कार्बनिक यौगिक के बहुत सारे स्रोत होते हैं जिस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। कार्बनिक यौगिक का महत्व क्या है? कार्बनिक यौगिक का महत्व क्या है? कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में काफी अधिक महत्व है। सुबह से शाम तक हम जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वो सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कपड़ा, कागज, साबुन, रंग, प्लास्टिक, सभी बच्चों का खिलौना कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। हमारे भोजन से लेकर जितना भी काम करते हैं सब कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का उपयोग कृत्रिम वस्त्र, रेयन, नायलॉन, डेफ्रॉन, टेरिलॉन इत्यादि बनाने में होता है। कार्बनिक यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक DDT, गैमेक्सिन के आदि रूप में भी होता है। रोग से मुक्त होने के लिए कार्बनिक यौगिक का व्यवहार होता है। सल्फा ड्रग्स, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन, टेरामाइसिन, एस्पिरिन इत्यादि कार्बनिक विस्फोटक जैसे डायनामाइट, नाइट्रोटोलाइन TNT, ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB इत्यादि का उपयोग युद्ध काल से होता आ रहा है। अगला 3 नंबर है आयनिक और कार्बनिक यौगिक में अंतर बताना है। आयनिक और कार्बनिक यौगिक में अंतर बताना है। तो वैद्युत संयोजक यौगिक को ही आयनिक यौगिक कहते हैं और सहसंयोजक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैद्युत सहसंयोजक यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं और सहसंयोजक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसका अंतर निकालना। वैद्युत सहसंयोजक आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक यौगिक। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन का पुनः स्थानांतरण होता है। यह इलेक्ट्रॉन का परस्परिक साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। ये आयनों से बने होते हैं या उदासीन अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये आयनिक यौगिक, सहसंयोजक आयनिक यौगिक, ये हम आयनों से बने होते हैं, ये उदासीन अणुओं से। ये क्रिस्टलीय ठोस के पदार्थ होते हैं और ये ठोस द्रव होते हैं। इनके द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक, ये जल में विलय किंतु बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलायकों में वो विलय होते हैं, जबकि जल में वो विलय किंतु कार्बनिक यौगिक में विलय होते हैं। इसका बस एक याद कर लेना, बाकी उसका उल्टा लिख देना, बस यही है। अगला है विद्युत अपघटन करने पर ये विघटित हो जाते हैं, जबकि ये विघटन नहीं होता है। अगर इधर होता है इधर नहीं होता है। ये विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, तो ये विलयन में अभिक्रिया में धीरे धीरे करता है। अगर स्पीड कर रहा है तो ये धीरे करेगा। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, किंतु द्रवीय जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिकों को छोड़कर विद्युत के कुचालक होते हैं। इन अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। इन अणुओं की निश्चित ज्यामिति आकृति होती है। अनुसूत्र C6H14 के सभी समावयवियों को लिखें। कार्बन 6, तो हाइड्रोजन 14, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 3, 14, हाइड्रोजन 14 और कार्बन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, बन गया समावयवी। कार्बन 6 है, कार्बन 6 को लिख देना है, हाइड्रोजन 14 है, इसको जोड़कर लिख देना है NHN, 2-मेथिल पेंटेन।
कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? कार्बनिक यौगिक की कुल संख्या अनगिनत होने के कारण कार्बनिक यौगिक के कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे कार्बनिक यौगिक का गुण अध्ययन नियमित रूप से हो सके। सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। ये रूप से विभाजित होते हैं। हाइड्रोकार्बन में 4 प्रकार के से हैं। इसका फर्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम पैराफिन या एल्केन कहते हैं। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्फिन और एल्कीन होता है, और फिर इसका 2 भी एस्टिलीन और एल्काइन भी होता है। दूसरी व्यवस्था में कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। अगला क्रियाशील समूह क्या होता है? और निम्नलिखित यौगिक का क्रियाशील समूह नाम और संरचना लिखना। क्रियाशील समूह होता है किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुआ समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। जैसे -OH एक क्रियाशील समूह है। दूसरे शब्द, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में 2 भाग होते हैं। यह भाग समूह या मूलक कहलाते हैं। इनमें एक समूह अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसी समूह यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यह क्रियाशील समूह कहलाते हैं। इसका संरचना सूत्र एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, एमीन, एल्काइल, एल्काइन, ये सब का संरचना दे ले। एल्कोहल का हाइड्रोक्सिलिक समूह कहते हैं, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। इसका संरचना ये होता है। कार्बोक्सिलिक कीटोन को कैटानोइक समूह कहते हैं। इसका संरचना ये है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं। इसका संरचना ये है। एस्टर को एस्टर समूह भी कहते हैं। इसका संरचना ये है। अमीन को अमीन समूह कहते हैं। इसका संरचना ये है। एल्किन के एल्किन समूह है। इसका संरचना ये है। एल्काइन के एल्काइन समूह कहते हैं। इसका संरचना ये है। कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें। बताएं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या क्यों। कार्बन में कार्बन के 2 के ही अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। इसे हम श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन के विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला या अंगूठी के आकार में व्यवस्थित कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन के परमाणु एकल, युगल और तिहरे बंध में जुड़ सकते हैं। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इसलिए कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, अनेक अन्य तत्व के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। ऐसे विशेष गुण करने वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समावयवी कहलाते हैं। इसी घटना को हम समावयवता कहते हैं। कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन के 2 समावयवी हैं, एथिल एल्कोहल और डायमेथिल ईथर। समावयवता के प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है संरचनात्मक समावयवी और दूसरा है त्रिविम समावयवता। कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के एवं समूह के विभिन्न प्रकार जुड़े रहने के कारण जो समावयवता होती है उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। और कार्बन की श्रृंखला में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को
श्रृंखला समवायता कहते हैं। ठीक, इसका साकित से स्थान समवायता क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को समवायता कहते हैं। एल्कोहल का अनुसूत्र C3H8। ऑक्सीजन दो समवाय समान वैवी होते हैं, जैसे 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल में क्रियाशील समूह OH के स्थान पर C12 के OH, इसका हो जाएगा 321 OH यानी CH3CH2CH2 1 प्रोपेनॉल और N एक प्रोपीन एल्कोहल है, और इधर CH3CH3 ये प्रोपेनॉल यानी आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। क्रियाशील समवायता जब दो या दो से अधिक यौगिकों का अनुसूत्र एक ही हो किंतु उनमें उपस्थित क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो तो इस घटना को क्रियाशील समवायता कहते हैं। जैसे कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन अनुसूत्र के दो क्रियाशील समवायवी एथेनॉल डाइमेथिल ईथर, एथेनॉल को एथिल एल्कोहल कहते हैं। डाइमेथिल ईथर CH3OCH3। त्रिविम समवायों की संख्या सूत्र समान होती है किंतु परमाणुओं और समूहों का स्थानिक व्यवस्था का विन्यास भिन्न होते हैं। जैसे ज्यामितीय समवायता में इसमें एल्किनों और वितकोनों द्वारा प्रदर्शित होता है। द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हैं, सिस डो ब्यूटेन और ट्रांस ड्यूबिटेन। और प्रकाशिक समवायता ये कार्बन परमाणु से 4 भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक के दो प्रकाशिक समवायवी होता है, जिसे हम CH3Cr CHBrCl3 प्रकाश समवायवी है। एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र IPSC नाम लिखना है। एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र CH3CH2OH होता है और इसका IPSC नाम एथेनॉल होता है। एथिल एल्कोहल बनाने की विधि पहले चीनी, फिर जल, फिर इसको एस्ट करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं, फिर ग्लूकोज को जैमेज करेंगे तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल का गुण के 4 गुण निम्नलिखित। फर्स्ट है एथिल रंगीन और वाष्पशील द्रव है। इसका क्वथनांक 315 केल्विन है, इसका गलनांक 126 केल्विन और यह एक अच्छा विलायक होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल से बनाया जाता है एस्टिक अम्ल। एथिल और एथेनॉल एल्कोहल से एस्टिक अम्ल का कैसे बना जाता है? एथेनॉल अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर एस्टिहाइड्राइड देता है। एस्टिहाइड्राइड ऑक्सीकृत होकर एस्टिक अम्ल भी देता है। जैसे एथेनॉल के CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है। एथिल एल्कोहल तो पोटेशियम परमैंगनेट करने पर एस्टिहाइड्राइड और एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। और एथिल से एथेनॉल एल्कोहल से डायएथिल ईथर का बनना होता है। तब एथेनॉल की अधिकता में अधिसौंद्र हाइड्रोजन सल्फेट के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाएगा तो डायएथिल ईथर बनता है। अगला है एथिल और एल्कोहल के द्वारा एथिल क्लोराइड का बनना। एथेनॉल PCl5 से अभिक्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। इस एथेनॉल का सूत्र एथिल क्लोराइड का हो गया। एथिल और एथेनॉल एल्कोहल द्वारा एथिलीन का बनना। एथेनॉल को अधिसौंद्र हाइड्रोजन सल्फेट की अधिकता में 100 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तब एथिलीन 170 डिग्री पर गर्म किया जाए तो ये बनेगा और 170 डिग्री ये बनेगा। अब किण्वन क्या है? किण्वन क्या है? तो किण्वन वह क्रिया है जिसमें शक्कर और स्टार्च के अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है।
एथेनॉल सैकड़ा स्टार्च के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। यह किण्वन खमीर ईस्ट के उपस्थिति में होता है, जिसमें एंजाइम, इन्वर्टेज और जैमेस होते हैं। जैसे चीनी के सूत्र जल में इन्वर्टेज करने पर खमीर से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किण्वन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें सैकड़ा के किण्वन की अभिक्रिया 20 से 30 सेंटीग्रेड के नियंत्रित ताप पर परास पर की जाती है, जिसमें से किण्वन के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर जा सकती है, परंतु बाहर वायु के पात्र के अंदर नहीं की जा सकती है। किण्वन से बने एथेनॉल को वायु के ऑक्सीजन द्वारा उपचयन होगा, जिससे एथेनॉल का तनु जलीय विलयन प्राप्त होता है और एथेनॉल जल से पृथक्करण या शुद्धिकरण आसवन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें चीनी और स्टार्च के किण्वन द्वारा प्राप्त करते हैं। एथेनोइक अम्ल और एवं निम्नलिखित के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक सोडियम में एथेनोइक अम्ल के सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता, जिसके फलस्वरूप कोई रासायनिक समीकरण नहीं बनता। यानी एथेनोइक अम्ल सोडियम अभिक्रिया नहीं करता है। एथेनोइक अम्ल से सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके फटफड़ाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र और सोडियम कार्बोनेट, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, और एथेनोइक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तब जाकर एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके फटफड़ाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। एथेनोइक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट और पीदन बाकी सूत्रीय सोडियम कार्बोनेट है। एथेनोइक अम्ल का सौंद्र हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके इसका रासायनिक सूत्र। सौंद्र हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एस्टेट बनता है। एथेनोइक अम्ल, एथिल एस्टेट और फिर इधर एथिल एस्टेट। एस्टिकरण क्या है और हेलोजिनीकरण क्या है? सौंद्र हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनते हैं। एक एस्टर श्रेणी का यौगिक एस्टर बनने की क्रिया को एस्टिकरण कहते हैं। CH3COOH IHO C2H5 से हाइड्रोजन सल्फेट एथिल एस्टेट। हेलोजिनीकरण विस्तृत सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारोबारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को हेलोजिनीकरण कहते हैं। इसे हम प्रतिस्थापना अभिक्रिया भी कहते हैं। मेथिल एल्कोहल, क्लोरोमीथेन और अब होगा क्या होता है जब किसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम कार्बोनाइड पर जल की अभिक्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम कार्बोनाइड के साथ जल से अभिक्रिया करके मेथेन बनाता है। तो एल्युमिनियम कार्बोनाइड जल से ये मेथेन करके और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनाइड जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनाइड से जल से अभिक्रिया करके एस्टिलीन बनाता है, एस्टिलीन बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट से जल से एस्टिलीन बनता है। बेंजीन को सौंद्र हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में सौंद्र हाइड्रोजन नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन का लोहा की उपस्थिति में क्लोराइड से अभिक्रिया, लोहा की उपस्थिति में बेंजीन क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। ठीक। साबुन और अपवार्जक में क्या अंतर है? साबुन उच्च बसीय अम्लों जैसे ऑयलिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम है,
और ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम के लवण होते हैं। अम्ल अपने एस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं। अपमार्जकों -COOH के स्थान पर SO3 के समूह में उपस्थित होते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होता है में आयनिक SO3 Na+ होता है और इसमें COO सिंगल बॉन्ड सोडियम प्लस आयन होता है। ये जैव अपघटित हो जाते हैं। ये कुछ अपमार्जकों का जैव अपघटित या अपघटन न होता है। यह कठोर जल से अच्छी धुलाई नहीं देते हैं। इनकी क्रिया जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होती, अतः यह अच्छी धुलाई कारक माने जाते हैं। अगला एल्कोहल क्या है, कैसे प्राप्त होता है, इसका उपयोग और गुण लिखना है। एल्कोहल यह कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह -OH से जुड़ा रहता है। OH समूह एल्कोहल का अभिलक्षणीय समूह है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र R-OH होता है, जो कि R एक एल्कोहल समूह है। इसका सामान्य सूत्र CN हाइड्रोजन 2N+1 OH होता है। एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। मेथिल क्लोराइड से मेथिल एल्कोहल, एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल। इसका चीनी के सूत्र से इन्वर्मेंट्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। ग्लूकोज से करेंगे एथिल एल्कोहल बनेगा और कार्बन ऑक्साइड +2 हाइड्रोजन करेगा तो मेथिल एल्कोहल बनता है। एल्कोहल को हाइड्रोक्साइड मूलक की संख्या वर्ग करेंगे तो मोनोहाइड्रोक्सिलिक एल्कोहल में मेथेन एनोल और प्रोपेनॉल बनेगा। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में एथिलीन एल्कोहल बनेगा। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में ग्लिसरॉल बनेगा और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में सॉर्बिटॉल बनेगा। एल्कोहल के गुण शुद्ध एथेनॉल रंगीन द्रव है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन है। जल में सभी अनुपात में मिश्रणीय है। यह एक अच्छा घोलक है। 20 सेंटीग्रेड पर इसका अपेक्षित घनत्व 0.789 होता है। इसके लगातार सेवन से आलस, मानसिक व्याकुलता और मूर्छा आती है। रासायनिक गुण एथेनॉल अति ज्वलनशील द्रव है। यह आसानी से आग पकड़ लेता है और नीली ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल OH प्लस 3 ऑक्सीजन दान से 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 जल बनता है। और एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, जिसे एथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर एथेनॉल ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल देता है। एथेनॉल क्षारीय से पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर एथेनोइक अम्ल देता है। साबुनीकरण प्रक्रिया क्या है। साबुन वनस्पति तेल वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन और ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय, सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित रहते हैं। जब साबुन कठोर जल के संपर्क में आता है तो साबुन में उपस्थित वसा अम्ल सोडियम लवण, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप वसा अम्ल का विलय कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनता है, जो कि अवक्षय रूप में पृथक हो जाते हैं। इन विलय लवणों के बनने में साबुन व्यर्थ हो जाता है और विलय साबुन कपड़ों के छिद्रों में बैठ जाता है, जिससे उनकी धुलाई में कठिनाई होती है। इसके निदान के लिए एक अन्य धुलाई सामग्री प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जन की रासायनिक प्रकृति साबुन से भिन्न होते हैं और यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है। चूँकि यह शीघ्र से घुल जाता है, यानी कठोर जल के साथ विलय
कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम लवण बनाता है। कठोर जल के साथ यह खूब झाग देता है, इसलिए अपमार्जकों के साबुन का स्थान ले लिया है। कार्बनिक यौगिक में होने वाले एस्टिकरण या साबुनीकरण अभिक्रिया को बताना है। आरेख की सहायता से हम बताएंगे कार्बनिक यौगिक में होने वाले एस्टिकरण और साबुनीकरण अभिक्रिया में अंतर है। एस्टिकरण सौंद्र हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल स्टेट बनता है, जो एक एस्टर श्रेणी का यौगिक है, और एस्टर बनने की इस क्रिया को एस्टिकरण कहते हैं। वनस्पति तेल एवं वसा के क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण प्रक्रिया कहलाता है। एस्टर बनाने का क्रियाकलाप। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल एस्टर बनता है। अभिक्रिया का मिश्रण युक्त प्रकनली, बीकर, जल, और यह हो जाएगा ताड़ की जली तिताई, और यह होगा बर्नल। इसका कैसे होगा एस्टर का निर्माण? इसका अभिक्रिया में इसमें पहले कुछ डालेंगे, प्रकनली है, ये प्रकनली है, इसमें जल डालें, यह है बीकर, ताड़ की जाली, यहाँ पर ताड़ की जाली होता है, यहाँ तितपाई होती है, यहाँ बर्नर होता है। इस तरह से एस्टर का निर्माण होता है। ठीक, इसी के साथ मैं क्लास 10th का 4 जो कि कार्बन तथा उसके यौगिक है उसका टोटल क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो दो वीडियो में किया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा अगला वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।